हेलो बच्चों, आज हम आपके चैप्टर 6 का ही लास्ट टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र और उसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क में आ जाता है कई बार लेबलिंग के साथ। एटलीस्ट आपकी 5 या 6 करेक्ट लेबलिंग होनी चाहिए इसमें। तो इसमें आप सबसे पहले देखो, सबसे उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उत्सर्जन होता क्या है, फिर हम इसके चित्र की बात करेंगे। उत्सर्जन होता है कि हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें जो वेस्ट निकलता है उसको शरीर से बाहर निकालना। क्योंकि अगर वो वेस्ट हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहेगा तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो शरीर से हानिकारक मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब मुख्य जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ चुके हैं, जो फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली जाती है। फिर एक्स्ट्रा जो सॉल्ट वगैरह हैं या ऑयल है, वो हमारी त्वचा के द्वारा, त्वचा में ग्रंथियाँ होती हैं, स्वेट और सिबेशियस ग्रंथियाँ, तो वो एक्स्ट्रा लवण और सीबम को पसीने के साथ बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो मुख्य नाइट्रोजनीकरित अपशिष्ट है, जो कि बहुत हानिकारक होता है, यूरिया और थोड़ी मात्रा में यूरिक अम्ल, ये पानी में घुली हुई अवस्था में वृक्क के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हमारे उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग क्या क्या हैं और यूरिन कैसे बनता है? हमारे उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग हैं एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। ठीक है, तो यही संरचना हमारी यहाँ पे दी हुई है, ध्यान से देखो। ओके, अब ये हमारे हैं वृक्क, जो हमारी किडनी हैं, जो हमारे वृक्क हैं, ये बीन शेप्ड होती हैं, है ना, राजमा जैसी शेप दिखाई दे रही है। अब ये वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में इनकी बहुत छोटी छोटी क्रियात्मक इकाई होती हैं, जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। ये मैंने इस तरीके से जो ड्रॉ कर रखे हैं ऐसे ऐसे, इनको कहते हैं वृक्काणु। ठीक है, तो वृक्काणु का काम क्या होता है? रुधिर में से यूरिया को फिल्टर करना, छानना एक तरीके से, ताकि वो शरीर से बाहर निकाला जा सके। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये चित्र में क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखना है बनाते टाइम, वो देख लेते हैं। बीन शेप्ड आपने किडनी बनानी है। उसके बाद ये एक महाधमनी की शाखा है, ये महाशिरा की शाखा है, दोनों किडनीज में, दोनों वृक्क में जा रही है। ठीक है, महाधमनी की शाखा यहाँ पर क्या लेकर आएगी? ऑक्सीजन भी लेकर आएगी, फूड भी लेकर आएगी वृक्क के लिए, और साथ साथ बाकी शरीर की कोशिकाओं से यूरिया कलेक्ट करके भी यहाँ पर लेके आएगी। अब जब ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज यहाँ पे देगी, उसी टाइम यहाँ पर यूरिया भी रुधिर में से छन जाएगा जल और अन्य पदार्थों के साथ। जब यूरिन बन जाएगा, यूरिन इनके द्वारा बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यूरिन जो बन जाता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होके इन यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यूरेटर का काम है यूरिन को वृक्क से यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आना। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है, ये एक पेशीय अंग है, इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना। ठीक है, ये फैल सकता है, और ये इस जो है हमारी तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि ये कुछ टाइम तक उसको, जब तक ये कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाता, यूरिन को होल्ड भी कर सकता है। ठीक है, जब तक यूरिन पास आउट करने की अर्ज नहीं होती तब तक ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। उसके बाद एक यूरेथ्रा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसका काम होता है यूरिन को शरीर से बाहर निकालना। अब हम पढ़ते हैं यूरिन बनने की प्रक्रिया। यूरिन जो है वो नेफ्रॉन के अंदर बनता है। नेफ्रॉन का डायग्राम भी आ जाता है आपकी बुक में, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ये सिंपल डायग्राम है, एंड दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो हम पहले नेफ्रॉन का या वृक्काणु का डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद इसमें यूरिन बनता कैसे है मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपका रीड कर दूँगी यूरिन किस प्रकार बन रहा है। अब इसमें वृक्काणु में सबसे पहले, सबसे आगे यहाँ पे आपको एक कप के आकार की संरचना दिखाई दे रही है। इस कप के आकार की संरचना का नाम होता है बोमन संपुट। फिर उसके बाद एक बहुत ही हाईली कॉइल्ड नलिकाकार भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको नलिकाकार भाग ही बोला जाता है। मैंने इसके 3 अलग अलग भागों के नाम दे दिए हैं। जो पहला हाईली कॉइल्ड भाग है इसको पीसीटी, जो एक यू शेप का भाग है उसको हेनले लूप, और जो बाद वाला कॉइल्ड भाग है उसको डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ फुल फॉर्म ना भी याद रखें तो भी चलेगा, पीसीटी डीसीटी इज़ करेक्ट। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, संग्राहक वाहिनी में। अब हम आ जाते हैं कैसे यूरिन बन रहा है, कैसे ब्लड में से यूरिया छन रहा है। एक वृक्क धमनी की शाखा यहाँ पर आएगी। मैंने बताया लाखों की संख्या में वृक्काणु हैं, तो वृक्क धमनी की भी लाखों शाखाएं बनेंगी, और
हर एक नेफ्रॉन में, हर एक वृक्काणु में एक शाखा चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक शाखा आ रही है, एक शाखा यहाँ पर आकर पतली पतली केशिकाओं या कैपिलरीज के गुच्छे में टूट जाती है। तो वो कैपिलरीज में, इस कैपिलरीज के गुच्छे को ग्लोमरुलस कहा जाता है। कैपिलरीज के गुच्छे में क्यों टूट रही है? ताकि पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। ये हम पहले पढ़ चुके हैं हार्ट वाले में, कि कोई भी धमनी जब किसी अंग में जाती है तो वो पतली पतली वाहिकाओं में क्यों टूट जाती है? क्योंकि इन वाहिकाओं की भित्ति, इन कैपिलरीज की भित्ति पतली होती है और पदार्थ आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। उसके बाद ये वापस से जुड़ के, और ये वृक्क धमनी की ही शाखा है, आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे शिरा लिखा हुआ है बट ये धमनी है, वृक्क धमनी की ही शाखा है। फिर ये यहाँ पे इसके आसपास जा रही है। उसके बाद जब पदार्थों का आदान प्रदान हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको ब्लू कलर में शो करने की कोशिश की है, और ये फिर क्या बन रही है, सारी की सारी ये मिलके क्या बना रही है, वृक्क शिरा बना रही है। ये शिरा में चला जाएगा। फिर ये रेड इसलिए दिखाया है क्योंकि ये ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, और ये ब्लू इसलिए दिखाया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन दे दी है इसने और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ गई है, इसीलिए ये ब्लू कलर का दिखाया है। अब देखो, जो पदार्थ छन गए यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर हो गई, उस फिल्टर हुए पदार्थों में क्या क्या होगा? जल होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है, अमीनो अम्ल होंगे, कुछ लवण होंगे, और मेनली क्या होगा? यूरिया, क्योंकि हमारा मेन काम तो यूरिया को छानना है ना, तो इसमें मेनली हमारा होगा यूरिया, और यूरिया के साथ बाकी सारे पदार्थ भी इसमें छन जाएंगे। वो क्यों छन जाते हैं? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, इसीलिए वो साथ ही छन जाएंगे। लेकिन हमने बाहर तो सिर्फ यूरिया निकालना है और एक्स्ट्रा पानी निकालना है, बाकी पदार्थ तो यूज़फुल है हमारे लिए। तो जब ये फिल्ट्रेट, जब ये द्रव्य यहाँ से होता हुआ इस ट्यूबुलर नलिकाकार भाग में जाएगा, तब उस द्रव्य में से जो हमारे यूज़फुल पदार्थ हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है और जल है, वो सोख लिया जाएगा, पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा, और अवशोषित होके कहाँ जाएगा? इन जो वृक्क धमनी की जो शाखा है, जो यहाँ पे कैपिलरीज में टूटी हुई है, इनके अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वो वापस रुधिर में ही आ गया। तो पॉइंट ये है, यहाँ पे छना क्यों था? छना इसलिए था भाई क्योंकि इन कैपिलरीज के जो पोर्स हैं उनका साइज़ इतना है कि ये छोटे छोटे सारे पदार्थ छन जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपकी चाय की छलनी होती है ना, ऊपर मोटे मोटे जो टी लीव्स हैं वो रह जाती हैं, बाकी जो पदार्थ चीनी वीनी जो भी आपने घोली, इलायची विलायची, उसका फ्लेवर सब उसके फ्लेवर आ जाता है, बाकी जो सॉलिड है, तुलसी वुलसी के पत्ते, वो ऊपर ही रह जाते हैं। सेम हेयर कि ब्लड में जो कोशिकाएं हैं, प्रोटीन है, वो ब्लड में ही रह जाएंगे, सिर्फ ये छोटे पदार्थ छन कर आ गए। अब सारे हमने बाहर नहीं फेंकने, हमने बाहर यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर और यूरिक अम्ल वो फेंकना है, थोड़े बहुत लवण, बाकी पदार्थ इसी के अंदर रहने चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या है, कैसे हमारे उसमें बॉडी में ये सिस्टम बना हुआ है कि जब ये यहाँ से जाएगा ये फिल्ट्रेट, तब वो यूज़फुल पदार्थ वापस सोख लिए जाएंगे, वापस अवशोषित कर लिए जाएंगे। अब जब यहाँ पे जो पदार्थ आएगा उसमें मेनली हमारा होगा यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ लवण और जल। अब ये संग्राहक वाहिनी में बहुत सारी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट कर रही हैं, बहुत सारी संग्राहक वाहिनी होंगी, और अल्टीमेटली ये यूरिन को कहाँ ड्रॉप करेंगी? ये हमने जो किडनी में यहाँ पर नेफ्रॉन से इससे सबसे संग्राहक वाहिनियाँ यूरिन को यहाँ ड्रॉप करेंगी, और यहाँ से यूरेटर कलेक्ट करके उसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाएगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं जो मैंने समझाया है एक बारी, ताकि कोई डाउट हो तो आपका वो भी क्लियर हो जाए। यूरिन बनने की प्रक्रिया, ये कार्य नेफ्रॉन में होता है। वृक्क में लाखों की संख्या में वृक्काणु या नेफ्रॉन होते हैं जो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। भाई नहीं तो लाखों कैसे आएंगे इतनी छोटी सी किडनी में, है ना। प्रत्येक वृक्काणु में एक कप के आकार का भाग होता है जिसे बोमन संपुट कहा जाता है। इसमें कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमरुलस कहा जाता है। अब इस कैपिलरीज के गुच्छे के अंदर इसके द्वारा रुधिर में से यूरिया, जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण छनकर नलिकाकार भाग में जाते हैं। अब उस नलिकाकार भाग में जब जाएंगे तो इस द्रव्य में से उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल और कुछ लवण पुनः अवशोषित हो जाते हैं और वापस हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, और यूरिया, कुछ जल और लवण और यूरिक अम्ल यूरिन के रूप में संग्राहक वाहिनी में चले जाते हैं। इसके साथ आप यूरिक अम्ल भी लिख सकते हो। दोनों वृक्क में बना यूरिन यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में एकत्र होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है मैंने पहले ही बताया, ये एक पेशीय अंग होता है और इसका काम होता है यूरिन को संग्रह करना। ठीक है, ये फैल सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, क्योंकि इसमें पेशियाँ होती हैं और ये तंत्रिका के नियंत्रण में होता है। हम कई बार ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई हमें यूरिन होल्ड करके रखना पड़ता है, तो कुछ समय तक ये वो कार्य कर सकता है क्योंकि ये स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, और
इसीलिए जो यूरिन निकासी का काम है वो हमारी तंत्रिकाओं के नियंत्रण में होता है। ये मस्कुलर है इसलिए उसको कुछ समय तक सिर्फ एकत्र करके रख सकता है। फिर यूरिथ्रा का काम क्या है? यूरिथ्रा का काम है यूरिन को शरीर से बाहर निकालना। अब कितनी मात्रा में यूरिन शरीर से बाहर निकलेगा वो डिपेंड करता है, सीज़न पे भी डिपेंड करता है और हमारी बॉडी में कितना जल है। हमारी बॉडी अपने आप उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारा यूरिन आउटपुट कम होता है, पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारा यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा होता है। अब ये सीज़न पे भी डिपेंड करता है। जैसे गर्मियों में हमारे पसीना आता है तो कुछ पानी तो पसीने के रूप में निकल जाता है, ठीक है, तो यूरिन आउटपुट चाहे आप कितना ही ज़्यादा पानी पियो फिर भी कम ही रहती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है? पसीना नहीं आता है, ठीक है, तो उस टाइम हमारी चाहे हम कम पानी भी पिएं तो हमारी यूरिन आउटपुट ज़्यादा रहती है। तो ये कंट्रोल हमारी जो है, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसके अंदर ही ये कितना वाटर और हमारी बॉडी से बाहर जाएगा, तो इस कंट्रोल करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना जल है और कितना हमें बाहर निकालना है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे सीज़न कि भाई अगर पसीना आ रहा है तो यूरिन आउटपुट घट जाएगी, पसीना नहीं आ रहा है जैसे विंटर सीजन में तो यूरिन आउटपुट हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप मैंने ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट गूगल मीट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।